और देखिए हमास के हमले में हमास का जो हमला हुआ था इजराइल पर, उसमें जो आंखों देखी बयां करने वाले कुछ पीड़ित हैं वो इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के साथ हैं, माफ कीजिएगा, वो हमारे सहयोगी आशीष सिंह के साथ। हम सीधे आपको इजराइल लेकर चलते हैं। अभिषेक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज़ मिल रही है। देखिए, और हमारे साथ में इस समय सविता हैं। सविता ने ये पूरा जो स्थिति है इसको झेला, और ये भारत की नागरिक हैं और यहाँ पर काम कर रही हैं इजराइल में। इनसे हम बात करते हैं। पहली बार भारतीय आई विटनेस काउंट मिलेगा रोमाना आपको। पहली बार एक भारतीय महिला बताएगी हमास के इस आतंक की आंखों देखी कहानी। आपका नाम क्या है? मैं सबिता हूँ, केरल की हूँ। यहाँ निरोस में काम करती हूँ। निरोस वो जगह है जो गाजा बॉर्डर के एकदम नज़दीक है, और जहाँ पार्टी हो रही थी रीम उसके नज़दीक है। गाजा से 2 किलोमीटर है। गाजा से 2 किलोमीटर। अब मुझे बताइए उस समय आप वहाँ क्या कर रही थी जब ये अटैक हुआ? आप किस वजह से वहाँ पर थी? हम लोग 2 जन हैं घर में काम करने वाले। मेरा नाइट शिफ्ट ख़त्म हुआ, मैं रेस्ट के लिए जाने वाली थी। अचानक हम लोग सायरन सुनने लगा। हम लोग भागे सेफ्टी रूम में। उसके बाद ऐसे नॉन स्टॉप थे। अच्छा, पितों सडनली इनकी बेटी मुझे फ़ोन किया से टेररिस्ट हमारा निरोस में आ गए करके। तो खिड़की दरवाज़ा टाइट होल्ड करने के लिए बोल दिया हमको। जैसे उन्होंने बता दिया हमने किया। टेररिस्ट 4.5 घंटे हमारा घर में थे, तो कोशिश कर रहे थे अंदर आने के लिए, हम लोग नहीं दिए। आप ये कह रही हैं कि 4.5 घंटे टेररिस्ट कोशिश करते रहे आपके घर के अंदर घुसने की, और आप लोग घर में थे? घर में थे। उसके बाद दे वर शूटिंग एंड दे वर हिटिंग द डोर टू ओपन। इंग्लिश में बात कर रहे थे, दरवाज़ा खोलो, हम लोग बचाने आए हैं करके। तो हमने बेटी से बात किया, तो बेटी बताए आर्मी नहीं आए हैं किबुट्स में, और पुलिस भी नहीं आए हैं, खोलना मत। आहार का आफ्टरनून आर्मी आ गए। आपने देखा उन लोगों को किस यूनिफॉर्म? नो, हम लोग नहीं देखा है उनको। आप शूटिंग की आवाज़ आपके कान में पड़ रही है? क्या हमारा घर पूरा टोटा फाड़ा खोल नहीं है। जो कुछ लेके जाना है उन लोग लेके गए हैं, जो कुछ लेके नहीं जा सकते हैं वो तोड़ दिया है पूरा। अक्षर हमको घर नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। सब कुछ मोबाइल्स, लैपटॉप्स, मेरा इमरजेंसी बैग में जो पैसा थे, गोल्ड थे, सब कुछ लूट गए। कितनी देर आप टेररिस्टों से घिरी रही वहाँ पर? 4.5 घंटे। इस बीच में आपने कोशिश की कि पुलिस को या मिलिट्री आर्मी को कांटेक्ट कर सके? वी डिड नॉट कॉल। बेटी कॉल कर रहे थे पुलिस को, आर्मी को कॉल कर रहे थे। they also could not come to the kibbutz. There were so many terrorists, so they also could not come to the kibbutz. They have to save them first, then to come to the kibbutz. हमारा लाइन में और 5 घर हैं। 5वीं घर में सबको लेके गए हैं। Some people are killed, some people, rest of them are taken to Gaza. Only our house was saved from our line. आप कह रही हैं कि आप जहां आपका घर जहां आप थी उसके आसपास से किडनैप किया उन्होंने कई लोग? 5 houses are there in our line. From all the 5 houses they are kidnapped, and some of them are killed in the house, and they are burned the house. Nothing we have now. Everything they have looted. आप तो बहुत उस समय डरी हुई होंगी, बहुत ही खराब स्थिति होगी। Surely we were afraid, but there was no time for us to be afraid. We have to save us. There were 2 people, Rachel and Shmulik, with whom we are working. आप केयर गिवर थी, आप उनकी देखरेख करने के लिए वहाँ पर मौजूद? मैं और मीरा, एक और इंडियन केरल की लड़की है मीरा, हम दोनों वहाँ काम करती हैं। डे नाइट शिफ्ट है हमको। अच्छा, अंग्रेजी वो लोग क्या बोल रहे थे, आपने कुछ सुना?
आपने कहा वो दरवाजे को नॉक कर रहे थे, फायर कर रहे थे, बोल क्या रहे थे? मैंने बता दिया, उन लोग दरवाजा ओपन द डोर, वी आर हियर टू सेव यू. Then we suddenly heard they were speaking in Arabic, so we understood they are not the people to save us. There were children who came to loot. There were children and others along with that. घर में कितने लोग उस समय थे जब ये उन्होंने इस तरह से सीज डाला, चारों ओर घेरा? 1 minute. बस एक बात मुझे और बता दीजिए, इनको जाना है ये कह रही हैं, बस एक बात मुझे और बता दीजिए कि आप अब क्या चाहती, आप यहाँ रहना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं? इसराइल में हम लोग सेफ है. वी आर सेफ हियर इन इसराइल. द गवर्नमेंट कम्प्लीटली सपोर्ट अस. If the government, Israel government tell us it's not safe to be here in Israel, we will come. Otherwise, एयर इंडिया का जा रहा है, उससे आपको जाने का? no, we are safe here. Okay. देखिए इनको जाना होगा, चूंकि मुझे देख के आपको क्या से आप हिम्मत के साथ हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ. अकोल here everything is normal. Where we are now at the border there are problem, but we are safe. शुक्रिया. देखिए इनको जाना है रोमाना, ये केयर यहाँ पर एक हॉस्पिटल में काम करती हैं, किसी बुजुर्ग की यहाँ भी देखभाल कर रही हैं, लेकिन अपनी कहानी बयां करने आई हैं, बताने आई हैं किस तरह से इन्होंने झेला उन आतंकियों का वो जो पूरा घेरा था, उसको अपनी आंखों से जो देखा, और वहाँ भी किसी की देखभाल करने गई थी गाज़ा बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर, और पूरे 4 साढ़े 4 घंटे ये तांडव उन्होंने देखा. और इनके जहाँ पर ये थी आसपास से कई सारे जो इनोसेंट लोग थे वो किडनैप हुए, कई सारे मारे गए. ये पहला भारतीय आई विटनेस अकाउंट है रोमाना जो एबीपी न्यूज़ पर हम रख रहे हैं. हमास के आतंक की आंखों देखी कहानी. जी बिल्कुल. तो हमास के हमले में बाल बाल बची भारतीय महिला, जिनसे अभी अभिषेक उपाध्याय बातचीत कर रहे थे. हम सीधे एक बार फिर से अभिषेक का ही रुख करेंगे, क्योंकि युद्ध भूमि में अभिषेक उपाध्याय हैं. इस तरीके की और बहुत सी स्टोरीज वहां पर होंगी, कुछ हिम्मत की कहानियां होंगी, कुछ ऐसी कहानियां होंगी जिनको सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपका दिल दर्द से भर आएगा. लेकिन इस सब के बीच जिस तरीके से इजरायल की तरफ से प्रतिबद्धता दोहराई जा रही है हमास के आतंक का खात्मा करने के लिए, उस दिशा में इस वक्त इजरायल किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या अभी स्थिति ग्राउंड अटैक्स को लेकर वेट एंड वॉच की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की विजिट का इंतजार? अभिषेक. बिल्कुल. देखिए बहुत कुछ इस पे तय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यहाँ जो दौरा होगा उस दौरे में क्या होता है, और बहुत कुछ उसको लेकर के रुका हुआ है. और एक बात मैं आपको और बताऊं, जो टाइम लिमिट दी थी इजराइल ने वो पूरी हो गई. उत्तर से लेकर के दक्षिण जाने वालों की, जो गाज़ा में रह रहे सिविलियंस हैं, और उन पर भी तमाम सारे अटैक की बात सामने आ रही है. महिलाओं की मौत, बच्चों की मौत, ये भी एक तरह का प्रेशर है. जो बाइडेन यहाँ पर आते हैं तो बीच का रास्ता क्या निकालते हैं, कैसे हमास का खात्मा हो लेकिन सिविलियंस की जान ना जाए, ये जो एक तरह का एक तरह की दुविधा है और जो एक तरह की दोधारी तलवार है, इसका रास्ता क्या होगा. और बाइडेन के आने पर जो इंटरनेशनल इसके तमाम सारे रिपरकशन आ रहे हैं, वहां से क्या एक रास्ता निकलेगा, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं. रोमाना, आप तेल अवीव में हैं अभी अभिषेक? मैं अभी देखिए अश्कलान के पास में इस नेस्जियोना ये जगह है जहाँ पर ये जिनसे मैं बात कर रहा था ये काम करती हैं. ये केरल से आई हुई ये भारतीय पैरामेडिकल स्टाफ हैं. यहाँ पर इनका भारतीय पासपोर्ट है, ये इजराइल की नहीं है, लेकिन यहाँ आकर के काम कर रही हैं. तो ये अश्कलान के पास जगह है नेस्जियोना. मैं साउथ में हूँ इस समय, और यही रास्ता जो है जहाँ पर मैं हूँ यही गाज़ा की ओर जाता है. और यहाँ से ये और आगे न्योरा एक जगह है 2 किलोमीटर दूर, वहाँ पर काम कर रही थी ये. रोमाना, बिल्कुल. मैंने जगह इसलिए खास तौर से पूछी क्योंकि यहाँ जिस जगह पर आप इनसे बात कर रहे थे तो कुल मिलाकर इस जगह लोगों में हिम्मत नजर आ रही है. मतलब ये जंग जो है अब वो कुल मिलाकर गाजा की तरफ शिफ्ट होता हुआ, वो डर और तनाव इस युद्ध का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो. मैं लौटूंगी आपके पास अभिषेक उपाध्याय. इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं. इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है वो अब एक ऐसे पड़ाव पर आ गया है जहां से हमास का अंत बहुत नजदीक नजर आ रहा है. कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा है, कोई ऐसी रात नहीं बीत रही जब इजरायल की तरफ से हमास के खिलाफ आसमानी प्रहार ना किया जा रहा हो. और इस बीच बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर से इजरायल में घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी. इजरायल ने आतंकी घुसपैठ को नाकाम किया है. बॉर्डर फेंसिंग के पास विस्फोटक लगा रहे थे आतंकवादी. इजरायली फौज ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है. तो इजरायल का जो उत्तरी बॉर्डर है वहां पर लेबनान की तरफ मोर्चा खोलने की हिजबुल्लाह की तरफ से जो बार बार कोशिश की जा रही है, उसी को इजरायल की तरफ से नाकाम किया गया है. घुसपैठ की कोशिश जो आतंकवादियों की तरफ से की जा रही थी, इजरायल ने उसको नाकाम किया.
हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान कर्नल दानवीर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उन्हीं से समझते हैं कि इस वक्त आपको क्या लग रहा है, ग्राउंड पर जिस तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, कहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये युद्ध? देखिए, असली युद्ध जब शुरू होगा और बहुत ही निर्णायक स्थिति में पहुंचेगा वो जब होगा जब गाज़ा के अंदर ग्राउंड फोर्सेस हमला करेंगी। आपको मैं ये याद दिला दूं कि 2014 में इज़राइल ने गाज़ा के ऊपर हमला किया था और जब फ़ौजें गाज़ा के अंदर घुसी थीं तो बहुत ही ज़बरदस्त एंटी टैंक फायर का सामना करना पड़ा था और पहली बार उन लोगों को टनल्स का सामना करना पड़ा था। तब तक उनको टनल्स के बारे में जानकारी नहीं थी। टनल्स के अंदर विस्फोट लगाकर बहुत भारी क्षति इजरायली फ़ौज को दी गई थी। इजरायली फ़ौज का एक माना हुआ मेन बैटल टैंक मार्कावा, उसकी जो लेगेसी थी वो 2014 की जंग में ख़त्म हुई और अब इजराइल फूक फूक के कदम रख रहा है, पूरी तैयारी कर रहा है और जब तक ये पूरी तैयारी नहीं होती तब तक वो गाज़ा के अंदर घुसने की हिमाकत नहीं करेगा। वहीं तैयारी किस चीज की? तैयारी हमास को निपटने की, हमास का सामना करने की, और हमास भी या दुनिया के रुख की। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बाइडेन साहब जो हैं वो कल इजराइल पहुंचेंगे और इजराइल के बाद फिर उनको जॉर्डन भी जाना है। और मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से इजराइल को लेकर एक गुस्सा, क्योंकि वो फिलिस्तीनी जो मर रहे हैं, हमास और फिलिस्तीन के बीच का जो फर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपको लगता है इस पूरे जियोपॉलिटिक्स की वजह से भी इस वक्त इजराइल जो है वो ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर रुका हुआ है? मेरे हिसाब से वो ग्राउंड ऑपरेशंस अपनी मिलिट्री तैयारी की वजह से रुका हुआ है और जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक बारी एक चांस दिया जा रहा है, एक संभावना कोई टटोली जा रही, क्योंकि आप ये ध्यान रखें कि यूएई और बहरीन ने हमास की निंदा करी है और वहीं सऊदी अरेबिया ने दबे अल्फाज में फिलिस्तीनियों का समर्थन करा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो शिया क्रेसेंट है और शिया क्रेसेंट के साथ में आपका रशिया, चीन मिला हुआ है, उसकी मंशा अलग है, उसके डायनेमिक्स अलग है। वहीं पूरा सुन्नी अरब वर्ल्ड, उसका सोचना बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये सारी चीज़ को जोड़ते हुए आपको याद दिलाऊं कि G20 के समय मोहम्मद बिन सलमान ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ इंडिया, अरब, यूरोप एक कॉरिडोर की घोषणा करी थी और इसकी वजह से इजराइल के अंदर बसे और वहाँ पे फिलिस्तीन और साथ साथ ये पूरा शिया क्रेसेंट, रशिया और चाइना घबरा गया था और ये कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स इस हिसाब से खेली जा रही है। सर आप रहिए मेरे साथ। देखिए, इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। इजराइल की सेना के प्रमुख ने सैनिकों को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान जारी किया है। इजराइल की सेना के प्रमुख कह रहे हैं कि हम अभी युद्ध के हालात में रहेंगे। ये इजराइल की संप्रभुता पर हमला है। हम हमास के आतंकवादियों पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। हर संभव हालात के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मुश्किल और लंबी लड़ाई के लिए आप तैयार रहें, हम ये जंग जीतेंगे। तो ये जो बयान है वो दिया गया है इजराइल की सेना के प्रमुख की तरफ से। कुल मिलाकर अपनी सेना को बड़ा संदेश कर्नल दानवीर कि मनोबल आपको बढ़ाकर रखना है, ये युद्ध लंबा चलने वाला है। देखिए, ये युद्ध लंबा चलने वाला है और ये गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल गाज़ा पर हमला करेगा तो ईरान भी हमला कर सकता है और इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काफ़ी परेशान है क्योंकि ऐसा होने से इसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जियोपॉलिटिक्स के अंदर लड़ाई झगड़ों में अमेरिकन रिसोर्सेज इतने ज़्यादा खिंच जाएंगे कि उसका फोकस इंडो पैसिफिक की तरफ से भी कम होगा और यूक्रेन के अंदर जो दखलंदाजी अमेरिका की तरफ से हो रही है वो भी कहीं ना कहीं उस पर एक्लिप्स लगेगा। तो उस तरीके से देखा जाए तो अमेरिका भी बहुत ही असमंजस वाली स्थिति में है और इसीलिए ये कहा जा रहा है। और इसी वजह से सर वो बैलेंसिंग रोल एक तरीके से अमेरिका की तरफ से भी कि अगर वो इजराइल जा रहे हैं जो बाइडेन, उसके बाद वो जॉर्डन भी जाएंगे, इसीलिए जा रहे हैं वो नहीं चाहते कि ये जंग जो है इतनी बड़े एस्केलेट करे कि बहुत बड़ा इसका दायरा हो जाए और पूरा मिडिल ईस्ट इसके ग्रस्त में आ जाए। तो फिर मतलब ये मामला जो है अब आकर टिकता है जो बाइडेन की इजराइल विजिट से। वो इजराइल आते हैं, क्या बात होती है, वो जॉर्डन जाते हैं, क्या बात होती है, क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाता है या नहीं। अगर बीच का रास्ता निकलता है तो फिर मामला जो है वो सीमित दायरे में रहेगा और अगर नहीं तो फिर तैयार रहे दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के लिए।
इनफैक्ट ये मामला बिल्कुल सुलझना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर देखिए बहुत सारे निर्दोष अनआर्म्ड सिविलियंस हैं, लाखों की तादाद में है, बहुत भारी कोलैटरल होगा, बहुत भारी नुकसान होगा। और अगर ऐसा होता है तो आप ध्रुवीकरण की तरफ ध्यान दें तो कितना ज़बरदस्त दुनिया के अंदर ध्रुवीकरण होगा। अभी जंग शुरू नहीं हुई है और इस समय पूरी दुनिया के अंदर ध्रुवीकरण हो चुका है, पोलराइजेशन हो चुका है, कई जगहों से अलग अलग किस्म की खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो आप इसकी डायमेंशंस समझने की कोशिश करिए। अगर हजारों की तादाद में सिविलियंस मारे जाते हैं गाजा के अंदर। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल दानवीर एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर जोन से। हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से ये ताजा खबर इस वक्त की। गाजा पट्टी में कुवैत के एक अस्पताल के नजदीक में ये बड़ा हमला जो इजरायल की तरफ से किया गया है, मतलब जैसे जैसे इनपुट्स मिल रहे हैं वैसे वैसे हमास के खात्मे के लिए एयर स्ट्राइक्स लगातार जारी इजरायल की तरफ से। आशीष बिल्कुल रुबाना, और देखिए इसकी वजह है अस्पतालों के पास में या फिर स्कूल्स के पास में इजरायली एयरफोर्स का स्ट्राइक करने का मतलब एक ही है। जो सुरंगों का जाल है ना, सैकड़ों सुरंगों जो हमास ने बनाई हैं गाजा पट्टी से इजराइल तक के लिए, वो सुरंगों के अधिकतर जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं वो स्कूल और कॉलेजेस के पास में है, गाजा पट्टी के अंदर। और यही वजह है क्योंकि वो एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर उन्हें पता है कि स्कूलों पर या फिर अस्पतालों पर किसी भी तरह की बमबारी करने से पहले किसी भी सेना को 10 बार सोचना होगा, और इसी वजह से वो शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इन्हीं स्कूलों और अस्पतालों के या तो अंदर या तो ठीक बगल में उन्हीं सुरंगों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। लेकिन जैसे कि इनपुट्स मिलते जा रहे हैं इजरायली एयरफोर्स को, क्योंकि उनके पास प्रिसीशन बॉम्बिंग वाले वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि भले ही स्कूल के पास में गिरे लेकिन स्कूल की इमारत पर किसी तरह का अटैक ना हो। जो कारपेट बॉम्बिंग वाले वेपन्स हैं, वो बॉम्ब्स हैं, वो काफ़ी अलग हैं, जिसकी कई तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई है, जो ड्रोन्स फुटेज इजरायली एयरफोर्स द्वारा और पैलेस्टीन की तरफ से भी रिलीज़ की जा रही है। लेकिन अधिकतर जो अटैक है वो प्रिसीशन अटैक हैं, और इसी वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस के या फिर अस्पतालों के पास में भी जैसे ही इनपुट मिलता है इजरायली एयरफोर्स को, वो वहाँ पर उसे ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ इंटेंसिटी काफ़ी कम है एक हफ्ते या फिर 8 दिन के पहले जो इंटेंसिटी थी, वो इसलिए क्योंकि अब हमास ने बंधकों के वीडियो भी रिलीज़ करने शुरू कर दिए हैं, उनके वीडियो मैसेजेस के साथ में। ये एक स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी इजराइल की सरकार पर, इजराइल के लोगों पर प्रेशर बनाने की। जब आप एक किसी बंधक का वीडियो सुनते हैं, देखते हैं उसके परिवार वाले कि वो अभी जिंदा है, जो कि अब तक कल के पहले तक नहीं पता था कौन जिंदा है, कौन बंधक है, कौन मर गया है बंधक वहाँ पर कैप्टिव में, ये सब कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे वीडियो सामने हमास रिलीज़ कर रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और प्रेशर सरकार पर और आर्म फोर्सेस पर बढ़ रहा है, जिसकी बात हम लगातार 5-6 दिन से कह रहे हैं कि इतना आसान होगा नहीं। भले ही आज अग्रेशन है, आज गुस्सा है, आज बदले की भावना है, रिवेंज लेना है, लेकिन महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद फैमिलीज़ पूछेंगी ज़रूर। और ये कोई 2-5 फैमिलीज़ नहीं है, 125 से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की भी है। तो न केवल यहाँ की फैमिलीज़ पूछेंगी, जिनके लोग, जिनके परिवार वाले, जिनके दोस्त, जिनके परिवार वाले वहाँ पर बंधक बनाए गए हैं, बल्कि विदेशी सरकारें भी पूछेंगी। और यही बड़ी वजहों में से एक है जिसने इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो ग्राउंड मार्च है, जो ग्राउंड अटैक है, उसको काफ़ी डिले कर दिया है। और अब कम से कम अगले 48 घंटे में तो ग्राउंड अटैक का होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन आ रहे हैं। बहुत ही रेयर इंसिडेंट होता है रुमाना कि अमेरिका के विदेश मंत्री सेक्रेटरी ब्लिंकन किसी देश में जाए बस 3-4 दिन के गैप पे, वो हमें देखने मिला। वो भी ये बड़ी जानकारी देखिए दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष सिंह, बता रहे हैं कि 48 घंटे तक आप मानकर चलिए कि फिलहाल इजरायल की तरफ से ग्राउंड अटैक को लेकर किसी तरीके का कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन में जो देरी हो रही है, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में ये देरी, इसी को लेकर आशीष सिंह अभी जानकारी भी दे रहे थे। ये ग्राउंड ऑपरेशन फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा है। आप जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो इजरायल पहुंचेंगे कल यानी बुधवार को, और इसी के चलते माना यह जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में वक्त अभी लग सकता है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर है।
अमेरिकी मीडिया दावा कर रही है कि 24 घंटे तो कम से कम अभी वो ग्राउंड ऑपरेशन जो नहीं शुरू होगा, लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह ने अभी अभी अपडेट दिया है कि मानकर चलिए आप 48 घंटे तक फिलहाल ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर किसी तरीके का कोई कदम इजरायल की तरफ से नहीं बढ़ाया जाएगा। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हमास पर नॉनस्टॉप आसमानी प्रहार जो इजरायल की तरफ से किया जा रहा है। ग्राउंड अटैक में अभी 24 से लेकर 48 घंटे तक का वक्त लग सकता है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो इजरायल पहुंचने वाले हैं और इस बीच हमास के कई टॉप कमांडर्स जिनको ढेर करने में सफलता मिली है इजरायल को। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं और बड़ी खबर यह मिल रही है कि बंधकों की रिहाई के लिए हमास की तरफ से शर्त रख दी गई है। इजरायल में बंद 6000 कैदी छोड़े जाएं तो बंधकों को रिहा करेंगे हम, ये हमास की तरफ से शर्त जो इजरायल के सामने रखी गई है। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो युद्ध भूमि। हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, 2011 में भी इसी तरीके की एक सिचुएशन, जब अपने एक बंधक को छुड़ाने के लिए इजरायल की तरफ से 1000 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा किया गया था, लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि इस बार जिस तरीके का आतंकवादी हमला इजरायल ने झेला है, हमास की ये शर्त, इस पर इजरायल आगे बढ़ सकता है क्या? आगे नहीं बढ़ना ये ऑप्शन नहीं है इजराइल के पास, बढ़ना है उन्हें, तय है ये, क्योंकि जिस तरह का अटैक हुआ है, जितना आक्रोश है यहाँ पर, ये बढ़ना तय है। लेकिन कितना बढ़ेंगे और कब बढ़ेंगे, ये दो बड़ी बातें हैं। क्या वो पूरा का पूरा गाजा का इन्वेजन करेंगे, क्या वो पार्शियल इन्वेजन करेंगे, क्या वो स्पेसिफिक सर्जिकल स्ट्राइक के ऑपरेशन करेंगे, जिसकी शुरुआत पिछले 3 दिनों में हो भी गई है कि छोटी छोटी टुकड़ियों में इजरायली स्पेशल फोर्सेस गाजा पट्टी में अंदर जाते हैं, 2-4 जगहों पर चेक करते हैं कि कहाँ पर बंधक है, कहाँ पर नहीं है। जो ग्राउंड अटैक जब होगा तो किस तरह का उन्हें रेजिस्टेंस झेलने मिलेगा, चाहे वो एंटी टैंक माइन्स हो या फिर रॉकेट अटैक्स हो, ये सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन ये पूरा मेजर इन्वेजन, गाजा पट्टी को पूरी तरह से कैप्चर कर लेना, न केवल बंधकों के पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि ध्यान रखिएगा कि नागरिकों के पॉइंट ऑफ व्यू भी इजराइल थोड़ा सा हिचक रहा है। अभी भी लाखों की तादाद में जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं वो वहीं पर हैं। इजिप्ट ने केवल दरवाजा विदेशी नागरिकों के लिए नसीहत अमेरिका की तरफ से भी दी गई है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। हम सीधे रुक करते हैं, कर्नल दानवीर यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। कर्नल दानवीर, लेकिन वो जो सवाल मैंने आशीष से पूछा था कि वो डील को लेकर, जिस तरीके की डील हमास चाहता है, उस डील पर क्या आगे बढ़ सकता है इजरायल, या बिल्कुल कोई बार्गेन नहीं करेगा? देखिए, ये खबरें आ रही हैं, आना यानी कि जो बाइडेन आ रहे हैं, हमास की तरफ से ये ऑफर दिया जाना कि आप 6000 हमारे बंधक हैं उनको छोड़िए तो आपके सारे बंधक रिहा कर दिए जाएंगे। ये कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत ज़ोर शोर से काम कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इजराइल इस चीज़ को मानेगा? देखिए, इसके अंदर फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको सोचें तो अगर इजराइल ये मानता है कि हम 6000 बंदी छोड़ेंगे और तुम हमारे सारे 199 इजरायलियों को छोड़ दो, तो यानी कि जीत हमास की होती है। जैसा आपने हवाला दिया 2011 का, उससे संकेत, उससे क्या एहसास होता है? उससे ये निकल के आता है कि हमास की उस समय जीत हुई थी। तो ये फीलिंग ऑफ विक्ट्री वाला जो सीन है, ये बड़ा खतरनाक है इजराइल के लिए, क्योंकि नेतन्याहू जब ये कहते हैं कि हमारे अस्तित्व के ऊपर ये प्रहार है, तो एक वो एंगल भी है। इसको उस तरीके से भी हमको समझना चाहिए कि इस लड़ाई के बाद कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसको तय कैसे किया जाएगा। इसको तय ऐसे ही किया जाएगा कि किस पार्टी की बात मानी गई, कौन कहां पर कैसे सक्सेस होगा। सर, लेकिन वो जो आप फीलिंग्स वाली बात कर रहे हैं ना, अभी जो वक्त है वो इमोशन से आगे बढ़कर कुछ प्रेग्मेटिक फैसले लेने का भी, और क्या इसी वजह से माना जा रहा है टाइमिंग? आप देखिए ना कि जब जो बाइडेन को पहुंचना है इजरायल, उससे पहले ये बार्गेन, ये डील एक तरीके से जो हमास के आतंकवादियों की तरफ से रखी जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर है और वो जानकारी मिल रही है, युद्ध के बीच अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी वो इजरायल पहुंचे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ हैं जो इजरायल पहुंचे हैं। इजरायल आत्मरक्षा करे, ये यूएस जनरल की तरफ से साफ संदेश दिया गया है। विवाद में दूसरे पक्ष शामिल ना हो, ये यूएस जनरल की तरफ से साफ कर दिया गया है। मतलब पहले दिन से जो अमेरिका का रुख है, बिल्कुल वही रुख अपना दोहराता हुआ अमेरिका। इजरायल हमास जंग के बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर, साउथ कोरिया का नॉर्थ कोरिया पर बड़ा आरोप। हमास को नॉर्थ कोरिया ने ग्रेनेड दिया है, ये दावा साउथ कोरिया की तरफ से किया जा रहा है। कटघरे में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को खड़ा कर रहा है। नॉर्थ कोरियन ग्रेनेड से इजरायल पर अटैक हुआ, ये कहना है साउथ कोरिया का।
कर्नल दानवीर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं ये जिस तरीके से साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया इस पूरे मामले में अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये जो आरोप लगा है हो भी सकता है कि ये सही हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक रोग कंट्री है और उसके तरफ से इस तरीके के हथियार देना, क्योंकि जब आप हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पता लग जाता है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। तो ये एक सेफ बैट है, क्योंकि ऑलरेडी रोग कंट्री है और वहाँ से कोई हथियार का इस्तेमाल हुआ है तो वो उतना सीरियस गंभीरता से नहीं आंका जाता, लेकिन ना ऐसी लिया रोग जाता। कंट्री है जिसका चीन और रूस दोनों के साथ रिश्ता है। एग्जैक्टली, मैं अभी यही बोलने वाला था कि इसको अब ईरान से जोड़िए, क्योंकि ईरान और रूस ये दोनों मुल्क जो हैं नॉर्थ कोरिया से हथियार ले रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो आप समझ जाएंगे कि कौन कौन इस पूरे हमले के पीछे हो सकता है। और इसी वजह से सर दुनिया पर यहाँ पर क्या वर्ल्ड वॉर 3 का ये संकट गहराता हुआ नजर नहीं आता है? एब्सोल्युटली, अगर आप देखें दुनिया में कहां कहां जंग चल रही है तो यूक्रेन में चल रही है, अजरबैजान में अभी थोड़ी शांति आई है, इधर मिडिल ईस्ट पूरा बॉयल पर है, वहीं साउथ चाइना सी के अंदर दुनिया भर की फौजें जो हैं वो घूम रही हैं। तो देखा जाए और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के अंदर तो कितने दशकों से तनाव है, तो देखा जाए तो पूरी दुनिया इस समय बहुत ही संकट की घड़ी से गुजर रही है। और साफ तौर पर वो खेमाबंदी जो दुनिया में नजर आ रही है, मतलब एक तरफ यूएस और वेस्टर्न ब्लॉक और दूसरी तरफ जिस तरीके से रूस है, चाइना है, मैं इस पर बातचीत आगे बढ़ाऊंगी।